Hello everyone, welcome back to my channel Biology with Priyanka. So here we are on the last slide, last part of the chapter heredity and evolution. The topic is speciation. Before going onto the topic, don't forget to like and subscribe my channel and pressing the bell icon for every new video you can see. Right now, the topic is speciation. The term itself saying its meaning, SPEC का मतलब SPECI is taken from species and ATION from partition. So when the organism within the species, within the group of a species parted apart from each other so that they cannot reproduce or produce a fertile offspring, this condition is known as speciation. राइट, मान लीजिए ये एक ग्रुप, एक मेंबर है, ग्रुप, ये सारे ग्रुप के मेंबर हैं. Due to natural calamity, what happen is that there is sea in between. यहाँ पर जो है sea है. So due to natural calamity, what happen is that some of its member parted across the sea. Right? Some of its member passes across the sea. These are non-motile organism. Let's suppose these are non-motile organism, but due to flood or due to some other natural calamity, these all are parted away, and these all have to come. These three have to come across the sea. But as such, they are non-motile. You can see they cannot now come back. केवल ये यही रह गए, right? So अगर ये वहाँ पार्ट होके चले गए तो ये यहाँ तो नहीं है, ओके, राइट. तो यहाँ पे केवल क्या है, दो रह गए हैं, बाकी सब पार्ट होके यहाँ चले गए हैं. सो दीज इन द नेक्स्ट जनरेशन नाउ these members cannot reproduce with these group of members. So they are sometime before that natural calamity, they all are the member of same group, but due to natural calamity they come across the sea, and due to this difference in the habitat, now because they are non-motile, they cannot reproduce with these members. So as a species, from generation to generation, this group of these organism will now ये जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं ये अपने अंदर नए कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट कर लेंगे जो कि पहले इनके पास यहाँ नहीं थे, क्योंकि अब ये डिफरेंट जगह आ चुके हैं, इनको डिफरेंट हैबिटेट में ढलना है, और जब ये डिफरेंट हैबिटेट में ढलने लगेंगे तो इनके पास अलग कैरेक्टर्स आ जाएंगे. तो क्योंकि ये नॉन मोटाइल है और ये अलग आ गए हैं नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, ज्योग्राफिक अलग हो गई है, इनके कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे. तो ये सारे थे तो एक ही मेंबर, एक ही ग्रुप के मेंबर, लेकिन अब पार्ट होने की वजह से ये अलग अलग स्पीशीज़ की तरह एक्ट करने लग जाएंगे, सो दैट दे कैन नॉट इवन रिप्रोड्यूस इन द नेक्स्ट जनरेशन. अगर दोबारा कैलेमिटी की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से दोबारा से यहाँ पे जाते भी हैं तो भी ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते, ये ब्रीड नहीं कर सकते और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते. सो दिस मेंबर ऑफ द स्पीशीज गेट पार्टेड. बिकॉज स्पीशीज की डेफिनेशन क्या होती है? अ स्पीशीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स विच कैन ब्रीड टुगेदर. ओके, वो ऑर्गेनिज्म, इतना क्लोज ग्रुप जिसमें बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स भी सिमिलर हों और वो ब्रीड कर सकें. दैट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस न्यू बेबीज, दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, वो न्यू फर्टाइल ऑफस्प्रिंग भी बना सकें. बट स्पेसिएशन की वजह से, स्पीशीज पार्टीशन की वजह से, ड्यू टू एनी रीज़न, अब जो स्पीशीज, जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जिस्टिंग स्पीशीज से अलग हो गए हैं. ओके, now they are not able to produce fertile offspring. This is known as speciation. That means parting of a members of species, right? और एक पुरानी स्पीशीज से नई स्पीशीज का बनना, दिस इज स्पेसिएशन. नाउ ये जो स्पेसिएशन है या पार्टीशन ऑफ स्पीशीज, पार्टीशन ऑफ मेंबर ऑफ स्पीशीज है, ये किस वजह से हो सकती है? नंबर वन इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया. आइसोलेशन का मतलब होता है अलग थलग हो जाना. सो एन आइसोलेशन इन्वॉल्विंग आइसोलेशन ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, सी,
लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो अगर ऐसा आइसोलेशन हो जिसमें माउंटेन्स क्रॉस हो जाएं, रिवर्स क्रॉस हो जाएं या सी क्रॉस हो जाएं, तो कभी जो है इस ग्रुप के मेंबर, मान लीजिए एक स्पीशीज़ है, उसके ग्रुप के मेंबर एक माउंटेन अराउंड रहते थे, बट फिर कुछ मेंबर्स जो उसके थे फूड और शेल्टर की तलाश में दूसरे माउंटेन्स पर चले गए या दूसरे रिवर की तरफ चले गए, कोई उनके तरह के जानवर, चलिए मान लीजिए जानवरों की स्पीशीज़ है जो कि फूड की तलाश में, जहाँ पे उनको अपना रिलेटेड फूड नहीं मिल रहा था, वहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन था उनके ही मेंबर्स के बीच में, इसलिए वो दूसरी तरफ चले गए पहाड़ के। अब उन्होंने वहाँ पर वहीं के जो है कैरेक्टर्स एग्जिबिट कर लिए हैं। अब उनके पास जो कैरेक्टर्स है वो पुरानी वाली स्पीशीज़ के मेंबर के पास नहीं थे। सो इनके कैरेक्टर्स इतने अलग हो गए हैं कि बाद में अगर कभी ये वापस भी आएंगे तो भी इनके कैरेक्टर्स इतने अलग होंगे, इतने एक्यूमुलेट हो चुके होंगे अलग कैरेक्टर्स, कि ये उस स्पीशीज़ के मेंबर अब नहीं रहेंगे। दे कैन नॉट ब्रीड, वो उससे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो दिस इज़ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, यानी जब एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स के बीच में कोई ज्योग्राफी, यानी कोई माउंटेन, कोई रिवर, कोई सी आ जाए, राइट, उनका आइसोलेशन हो जाए। द नेक्स्ट इज नेचुरल सिलेक्शन। Sometimes natural selection is also plays a role where member of same species same species are so naturally selected that they get aparted. Now यहाँ पर आप एक रेड बीटल्स देख रहे हैं और यहाँ ग्रीन बीटल्स देख रहे हैं। Due to natural selection, some of the beetle exhibit the character so that they can hide from the crow, right? नेचुरल सिलेक्शन यानी नेचर का मांग क्या थी कि ये जो बीटल्स हैं वो छुप जाएं ताकि वो अपनी पॉपुलेशन बचा सकें। तो कुछ बीटल्स ने ये करेक्टर अपना लिया और एक परमानेंट करेक्टर बना लिया। नाउ दीज बीटल गेट इंक्रीज इन द नंबर। नाउ ये अपनी इस स्पीशीज से इतने ज़्यादा अलग हो गए हैं दैट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस टुगेदर, राइट। दिस इज ऑल्सो स्पेशिएशन। स्पीशीज तो एक ही है लेकिन कलर इतना ज़्यादा अलग हो गया है। देन जेनेटिक ड्रिफ्ट। That genetic drift is a sudden change or the calamity that I was talking when there is a drastic change in frequency of a particular gene by a single change. मान लीजिए कि आपने देखा होगा that in Japan there was a flood condition at a time, right? जब एकदम से बाढ़ आती है, एकदम से भूकंप आता है, तो वो एक्चुअली एक सिंगल चेंज होता है, बट उसे एक पर्टिकुलर जीन की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। मतलब एक जीन के ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा थे, वो अचानक से ख़त्म हो जाते हैं ड्यू टू एनी नेचुरल कैलेमिटी, राइट। दैट कैन बी अर्थक्वेक, दैट कैन बी ड्रॉट, दैट कैन बी फ्लड, दैट कैन बी एनी अदर थिंग। तो दिस इज़ नेचुरल कैलेमिटी जो कि एक सडन चेंज लाती है और कुछ पर्टिकुलर जीन के ऑर्गेनिज्म सडनली मर जाते हैं, राइट। वहाँ के ऑर्गेनिज्म सडनली मर जाता है। जैसे कोरोना वायरस आप मान लीजिए, तो कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल कैलेमिटी, इट इज़ अ सिंगल चेंज। ऑफकोर्स ये तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, बट इसने एक पर्टिकुलर जीन के ऑर्गेनिज्म ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया, फ्रिक्वेंसी एकदम लो कर दी है। सो दिस इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड इट इज़ रैंडम ऑल्सो। ये रैंडम किलिंग होती है। जैसे कि ये एलिफेंट फुट है, सो व्हेन एलिफेंट फुट is kept on beetles, right? Accidentally that was taken, right? Accidentally हुआ है, लेकिन randomly उसने चूज़ किया रेड बीटल्स को, और ये ब्लू बीटल्स जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो रह गई, और बाकी जो रेड बीटल्स की, पहले रेड बीटल्स की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, वो ज़्यादा नंबर में थे, राइट, और ब्लू बीटल्स कम थे। एक्सीडेंटली रेड बीटल्स गॉट किल्ड ड्यू टू एलिफेंट फुट दैट स्टेप ऑन देम, और जो बचे वो कौन से बचे, ब्लू, और अब उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई। सो दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज इन फ्रिक्वेंसी। उनका नंबर जो है वो पहले किसी और जीन का ज़्यादा था, पहले किसी और तरह के बीटल्स का ज़्यादा था, अब किसी और तरह के बीटल्स का ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल्सो स्पेसिएशन, दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ स्पेसिएशन, बिकॉज अब अगर रेड बीटल्स बचे भी होंगे, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद देम। दिस इज हाईली चेंज इन द स्पीशीज। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज ऑल्सो स्पेसिएशन। ओके, सो स्पेसिएशन दो तरह के, मतलब आप दो डेफिनेशन देख रहे हैं, बट एक्चुअली दोनों एक ही दूसरे से निकली हैं। नंबर वन, पार्टीशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, स्पेसिएशन, राइट। अदर थिंग इज व्हेन अ न्यू स्पीशीज इज डेवलप्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज, देन दिस इज नोन एज स्पेसिएशन। ओके, सो दिस इज स्पेसिएशन। मतलब ये है कि जो भी नई स्पीशीज बनेगी वो पुरानी स्पीशीज के साथ ब्रीड नहीं कर सकती, दे कैन नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, राइट।
That's his speciation and the causes of speciation: geographical isolation, natural selection, or genetic drift. Next is human evolution, right? Last topic of course, but that is to be cared of. आपको देखना ज़रूर पड़ेगा. ह्यूमन एवोल्यूशन, हाउ ह्यूमन बींग्स इवॉल्व. जो आज हम हैं वो एक्चुअली कैसे बने, बिकॉज हमें कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर थे, वो आदि मानव थे. तो एक्चुअली वो क्या थे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिन ऑफ लाइफ, हाउ लाइफ हैज़ एग्जिस्ट, देन हाउ ह्यूमन हैज़ इवॉल्व, ये हमें जानना चाहिए. सो देयर आर मेनी थ्योरीज बिहाइंड ओरिजिन ऑफ लाइफ. बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, राइट. उसमें से कुछ खास जो आपको जानने की ज़रूरत है. नंबर 1 इज ओपेरॉन एंड हेल्दान थ्योरी. Operon and Haldane theory suggests that life arises from inorganic molecule. ये क्या कहते थे कि जो लाइफ है वो कुछ छोटे छोटे inorganic molecules such as amino acids, और बहुत सारे अमीनो एसिड से, कार्बन से, ऑक्सीजन से, इनके inorganic molecules से मिलके बनी है, right. और जब basically what they want to say that life arises from an atom, and that atom combine to form molecule. These molecule combines to form cell, and cell organelle, then cell organelle will combine to form cell will combine to form tissue will form the organ system and human beings. That's how life arises. तो ये कह रहे सबसे छोटे जो है वो एटम्स होते हैं, और फिर जो एटम्स हैं जब वो एटम्स कंबाइन होते हैं इन सच अ वे दैट दे फॉर्म सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. दीज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर गोइंग टू फॉर्म सेल ऑर्गेनल और सेल. दैट्स हाउ लाइफ अराइजेस. यानी सबसे छोटा जो एलिमेंट है, एक्चुअली सबसे छोटा जो पार्टिकल है, दैट इज एटम इटसेल्फ, राइट. और अगेन एटम का भी हमें पता है कि उसके कितने स्मॉल पार्टिकल्स हो सकते हैं. So for a life, the small particle can be inorganic molecule from which the whole life arises. अब इनकी थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया यूरे एंड मिलर ने. They have given theory from inorganic molecule, बट फर्दर प्रूव करे किसने? यूरे एंड मिलर ने. उन्होंने एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जुटाई, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पूरा बनाया जहाँ पे उन्होंने रिड्यूस्ड कंडीशन रखी, यानी क्योंकि उन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग जो एनवायरनमेंट आज है उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता होगा पहले वाली अर्थ का, राइट. और अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता होगा तो ऑक्सीजन शायद उसमें नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन कंडीशन नहीं है, मतलब रिड्यूस कंडीशन है, ऐसी कंडीशंस में उन्होंने कुछ केमिकल्स को ऐड किया. उन्होंने कहा ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो उस वहाँ के रिएक्टेंट्स रहे होंगे. तब उनको जब उन्होंने मिक्स करके देखा तो एक्चुअली कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने. दैट वर फर्स्ट लिविंग कंपोनेंट according to them, right. That were some amino acids. Now then Louis Pasteur, he given theory for the biogenesis, that life cannot arise spontaneously. लाइफ अचानक से अपने आप डेवलप नहीं हो जाती कहीं पे भी. इट रिक्वायर्स सम बायो एजेंट टू बी डेवलप्ड. यानी यहाँ कोई ना कोई बायो एजेंट होना चाहिए, कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, उसी से वो एग्जिस्टिंग से ही बनेगी. वो इज नॉन लिविंग कंपोनेंट से नहीं बनेगी. ओके. देन फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्ट ऑन अर्थ वर एक्वेटिक ब्लू ग्रीन एल्गा. Okay, so some algae was, or bacteria, it is a kind of bacteria that was exist on earth, that was also an aquatic form. वो एक समुद्री जीव था. Then human being and ape. Now human evolution. अब हम human evolution पे आते हैं. Human being ape से ही डेवलप हुए हैं या फिर human being और ape? Actually human being और ape दोनों ही का एक common ancestor होता था known as Dryopithecus. ओके. अभी हम देखेंगे कौन कौन थे. सो इन दोनों के कॉमन एंसेस्टर थे ड्रायोपिथेकस. देन ह्यूमन बीइंग लीनिएज अपार्टेड. अब ह्यूमन बीइंग का लीनिएज जो है वो अलग हो जाता है एंड इट स्टार्ट विद रामापिथेकस. ओके. दे वर फाउंड टू बी अफ्रीकन इन ओरिजिन. सो होल ह्यूमन लाइफ इज एक्चुअली अफ्रीकन इन ओरिजिन. देन फॉर द नीड ऑफ फूड इन शेल्टर दे हैव टू माइग्रेट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट. उन्हें अलग अलग जाना पड़ा, अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए माइग्रेट करना पड़ा, घूमना पड़ा. टू यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका. सो फ्रॉम हेयर द ह्यूमन जनरेशन गेट डेवलप्ड. दैट्स हाउ दे गेट माइग्रेट फ्रॉम अफ्रीका. सो सेंट्रल पॉइंट इज अफ्रीका. ओके. सो नेक्स्ट इज
75,000 or 10,000 ईयर अगो इट वॉज फाउंड टू बी एन आइस एज। ओके, ये आइस एज मानी जाती है जहाँ पूरी धरती जो है बर्फ से ढक जाती है। उससे पहले पूरा जो धरती है वो गर्म होती है, उसके बाद यहाँ से जो है अर्थ का जो एक लेयर है वो एक ठंडी लेयर जो है वो बनने लगती है। देन अप टू 18,000 ईयर अगो इट वाज फाउंड टू फॉर्म अ केव आर्ट। ह्यूमन बीइंग ने केव आर्ट बनाना सीख लिया था, राइट। उन्होंने गुफाएं बनानी खोदनी सीख ली थी, और केव आर्ट इसलिए पता चलता है कि गुफाएं बनानी सीख ली थी, कुछ चित्रण करना सीख लिया था, सिम्बल्स के फॉर्म में साइन और सिम्बल्स के फॉर्म में बात करना सीख लिया था। देन सम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैव बीन फाउंड टू स्टार्टेड इन 10,000 ईयर अगो। दैट्स हाउ द ह्यूमन गेट एवोल्यूट, कि ह्यूमन बींग ने केव आर्ट सीखी, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी स्टार्ट की, वो अपने फूड और शेल्टर के लिए अलग अलग जगह माइग्रेट किए, और ओरिजिन अफ्रीका ही था। नाउ here you can see how the human lineage get developed and become a present human being, present human man. Right, now 14 million year ago there was a common ancestor of ape and man, that is Diprotodus, right? He was just like ape. Now the 14 million year ago there was a lineage of man like gorilla has been started. He was hairy, वो hairy थे, उनमें बहुत ज़्यादा बाल थे, और they walk like gorilla की तरह walk करते थे। This is Ramapithecus. So this is the starting of a human lineage. Then in South Africa there was a कुछ अवशेष मिले एप मैन के 5 million year ago, राइट। अब ये मिलियन ईयर अगो या 1000 ईयर अगो ये कैसे पता चल रहा है? इट इज़ अकॉर्डिंग टू द फॉसिल्स, राइट। वो फॉसिल्स से पता चल रहा है, केव आर्ट से पता चल रहा है। अगर कहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटी दिखाई देती है या फॉसिल्स में पता चलती है तो उससे पता चल रहा है, जो कि हमने आप बताया था शुरू में कि फॉसिल्स जो हैं वो कैसे काउंट होते हैं, राइट। दैट इज़ बाय द डेप्थ एज वेल एज द कार्बन डेटिंग। सो उससे पता चलता है कि कितने मिलियन ईयर अगो होंगे, कहाँ होंगे, राइट। केव आर्ट अगर इनकी मिली होगी तो उससे पता चला होगा कि ये यहाँ रहे होंगे। अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी दिखी है तो पता चला होगा कि यहाँ पर जो है एक बाउंड्री है, यहाँ पर प्लांट्स कुछ अलग अलग तरह के ग्रो किए गए हैं। ओके, सो दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सो इस तरह के दिखते थे ही। सो हेयर आप यहाँ देख सकते हैं दैट हाउ इट इज़ फोल्डेड, इट्स बैक इज फोल्डेड, नाउ इट कैन वॉक ऑन द फीट। किस तरह से ये चारों लिम्स पे वॉक कर रहे थे, फोर लिम, हिंड लिम, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ही सो दे आर वॉकिंग ऑन देयर लेग्स, राइट। Then 2.5 million years ago there is Homo habilis. So they don't eat meat, they are herbivorous. Their brain capacity, so here we can say that starting of forming of brain capacity 650 to 800 cc cubic centimeter brain capacity. Then brain size जो है आप देखते जाएंगे बड़ा होता जाएगा। Okay, now 500,000 years ago these organism ate meat, ये हंट करते थे और ये मीट खाते थे। इनका ब्रेन साइज है 900 cc. These are called as Homo erectus. So unlike ape, they can walk straight. Okay. So Homo erectus. इनके बाद जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो वर्टिबल कॉलम है ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। Then 250,000 year ago सेंट्रल एशिया माइग्रेट कर गए कुछ ह्यूमन बींग, एंड दे बिकम a species known as Homo sapiens that we known as now. No, actually not. So they have 1400 cc cubic centimeter brain capacity. And now the new man is Homo sapiens. So the modern man, actually the name is not Homo sapiens, its name is Homo sapiens sapiens. So this is the modern man with more than 1400 cc capacity, right? So that's how the human being get evolved, right? So common ancestors. So ape and man, actually the man is not developed from the chimps, but they both developed from a common or evolved from a common ancestor known as Diprotodus. And how they get started to hunt and then can started to cook, और किस तरह से उन्होंने अपने हथियार बनाने शुरू किए और उसके बाद कुक करना भी शुरू किया और केव आर्ट शुरू करी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी शुरू की, एंड दे नाउ बिकम ह्यूमन, modern human, that is Homo sapiens sapiens. So this is all for this chapter.
That's how the human evolution takes place. Thank you.